पीएम मोदी, मोहन भागवत और योगी के बीच चल क्या रहा है? खबर बहुत दिलचस्प है। जातीय जनगणना का फैसला यूं ही नहीं हुआ दोस्तों। मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा आपको और सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिरकार आरएसएस ने ऐसा क्यों करवाया मोदी के खिलाफ जाकर कि जातीय जनगणना हो। पीएम मोदी की मोहन भागवत से मुलाकात की वो खबरें याद होंगी आपको, और उसके ठीक चंद घंटों के बाद जातीय जनगणना का फैसला होता है, ऐलान होता है। तो क्या यह सब कुछ सामान्य था? नहीं। इस राजनीति के खेल को आपको समझना होगा, क्योंकि यह मुलाकात सामान्य नहीं थी। देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था जब संचालक इस तरह से पीएम आवास पहुंचते हैं, जब यह माना जा रहा था कि पहलगाम हमले के बाद कोई बड़ा फैसला होने वाला है। ठीक उसी वक्त एक रणनीति बंद कमरे में बनती है कि जातीय जनगणना का फैसला लिया जाए, और उस फैसले का ऐलान मोदी के खिलाफ जाकर किया जाता है, जिसके बाद से भाजपा के घर के भीतर सियासी भूचाल आया हुआ है। समझिएगा कि अपने आप में बीजेपी यानी कि पीएम मोदी कैसे फंस गए अपने ही बनाए हुए बुने हुए जाल में। जिस फैसले के वो खिलाफ थे, वो क्यों एकाएक फैसला लेना पड़ा? क्योंकि अगर वाकई में ये फैसला संघ ने मोदी की मर्जी के बिना या उनके खिलाफ जाकर लिया है, तो संकेत और संदेश बिल्कुल साफ है कि सियासी भूचाल संघ, बीजेपी और फिर योगी आदित्यनाथ, इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप पूछेंगे कि क्यों? इसका जवाब आगे मिलेगा। मोदी क्या, अमित शाह क्या, योगी आदित्यनाथ क्या, उनका क्या होगा? सवाल अब यह उठ रहा है कि जातीय जनगणना से आखिरकार इनका क्या लेना देना। सवाल यह भी कि क्या वाकई में इस फैसले के जरिए संघ ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अपनी निगाहें टेढ़ी कर ली हैं? जैसे कि आप जानते हैं और हमेशा ये चर्चाएं होती रही कि योगी, प्रधानमंत्री और अमित शाह तीनों के बीच में खटास रही, खासतौर पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में। लेकिन योगी का भी अपना एक राजनीतिक स्टाइल रहा है, तभी तो मुखालफत होने के बावजूद भी योगी कुर्सी पर बने रहे। उनका राजनीतिक स्टाइल, कोविड से लेकर कुंभ तक भारी कुव्यवस्थाएं हुई, मगर फिर भी योगी ने मोदी के मुंह से बुलवा लिया कि योगी के जैसा कोई नहीं। लेकिन यहां बात बीजेपी में मोदी, अमित शाह और योगी की नहीं है। यहां योगी के सामने संघ खड़ा है, वो संघ और संघ की ताकत जो कभी उनको मुख्यमंत्री के पद पर ले गई थी। लेकिन पर्दे के पीछे की खबर लगता है कि इस फैसले के जरिए अब संघ ने मोदी के हाथ से राजनीति की चाबी लगभग छीन ली है। तो फिर ऐसे में योगी और अमित शाह का क्या? यह साफ है, जातीय जनगणना के फैसले ने सबसे ज्यादा अगर किसी को बेचैन और परेशान किया है तो वो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जातीय समीकरण की सियासत में योगी कहीं फिट नहीं बैठते। उनके नारे को याद करिएगा, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे की राजनीति करने वाले योगी जातीय समीकरण की सियासत में ना तो 3 में है और ना ही 13 में। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि यूपी में सबसे बड़ा जो राजनीतिक फेरबदल हुआ, राजनीतिक घटना हुई, सबसे बड़े राज्य में संघ किसी भी सूरत में इस संदेश को जारी नहीं रखना चाहता कि वोट तो पिछड़ों दलितों का लेंगे, मगर जब राजा का राज तिलक होगा तो वो होगा करनी सेना की सोच के सरपरस्तों का। तभी तो एकाएक दिल्ली से लेकर बंगाल और उत्तर प्रदेश में संघ एक्टिव हो गया, पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। क्योंकि 2024 के नतीजों ने संकेत पहले ही दे दिया था कि यूपी की सियासत की सूरत अखिलेश यादव के एक दाव ने बदल दी, और उस दाव का नाम था पीडीए, यानी कि लोकसभा चुनाव में लगा झटका। अब आरएसएस उससे उभरना चाहता है। 2027 के लिए चुनावी तैयारी में अभी से ही जुट गया है। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव का वो पीडीए का नारा है जिसने 24 में ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि आरएसएस और बीजेपी अर्श से फर्श पर आ गई। यानी सियासी नजरिए से दलितों, पिछड़ों की बात करने वाली अब आरएसएस और बीजेपी कुर्सी पर ठाकुर साहब को कब तक बिठाएगी? ठाकुर साहब समझ रहे ना? ऐसे में अब सियासत का हिसाब किताब देने का वक्त आया तो वोटों के अंकगणित ने शायद ठाकुर साहब को कहां पर लाकर खड़ा किया, ये बात भी सोचने का वक्त आ चुका है। शायद आरएसएस चाहेगा नहीं कि अब जोखिम लिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि संघ ने हिंदू एकता पर फोकस तो रखा ही, लेकिन जातीय जनगणना के बाद इस नैरेटिव पर माहौल बनाने में सहूलियत हो सकती है, जिसके जरिए बार बार हिंदुत्व की राजनीति के सामने सवाल खड़े हुए जातीय जनगणना के।
लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, और इसका खाका मोदी जी के पास है भी या फिर नहीं, ये सवाल अभी भी मुंह बाहे खड़े हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने भी यही सवाल तो उठाए हैं कि जातीय जनगणना को वैसे ही जुमले की तरह फेंका गया है जैसे महिला आरक्षण के दाव को फेंका गया था। वैसे राहुल गांधी की इस दलील में कुछ तो दम लगता है दोस्तों, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली कम सीटों के बाद आरएसएस 2027 विधानसभा चुनाव में कोई भी रिस्क जोखिम नहीं लेना चाह रही है। मगर समाजवादी पार्टी अखिलेश के पीडीए समीकरण को टक्कर देना आरएसएस के लिए इतना आसान नहीं है। इसीलिए उसने खोजा जातीय जनगणना का जुमला। सामाजिक समरसता अभियान का जिक्र करने वाली आरएसएस अब जातीय जनगणना की बात कर रही है। संकेत और संदेश साफ है, यह देने की कोशिश कि आखिरकार अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल को बीजेपी और आरएसएस अपने राजनीतिक एजेंडे के जरिए हिला कर रख दे। लेकिन याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अर्श पर फर्श पर लाने वाले अखिलेश यादव ने इस नारे को ना ही सिर्फ बुलंद किया बल्कि उसके असर और तासीर को भी बता दिया। 44 सीटों पर इस गठबंधन ने जीत हासिल की और फिर उसके बाद बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई, यानी कि 400 सीटों का दम भरने वाली बीजेपी और आरएसएस घुटनों पर आ गई। इसी यूपी में राहुल गांधी संविधान और अंबेडकर के विचारों के मूल मंत्र का जिक्र करते रहे। हर जगह जातीय जनगणना, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक हकूक की बात करके हिस्सेदारी देने की वकालत करने वाले राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अखिलेश और तेजस्वी जैसे पिछड़ों के चेहरे सियासत के परोधा बनकर देश की राजनीति को बदलने का आह्वान करते हुए दिखाई दिए, जिसमें मोदी सरकार और आरएसएस दोनों फंस गई। यानी कि चक्रव्यूह का ऐसा चक्रव्यूह जो बुना गया था उसमें सीधे तौर पर आरएसएस और मोदी दोनों फंस गए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस पर जितना ज्यादा बोलते गए भाजपा उतना ही फंसती गई। इसीलिए मोहन भागवत मोदी से मिलने उनके महल तक पहुंचे, महल तक, जो अब तक नहीं हुआ था, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, और फैसला करवा दिया जातीय जनगणना का। अब आप इस पॉलिटिक्स को समझ गए होंगे, क्योंकि हमेशा मोदी इस राजनीति के खिलाफ रहे कि जातीय जनगणना ना हो। उनके सांसदों ने मुखालफत की, सदन के भीतर अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं ने राहुल गांधी पर कटाक्ष तक किए, लेकिन राहुल गांधी अपने फैसले पर अड़िग रहे, अपनी बात पर अड़िग रहे। खास तौर पर यूपी में और बिहार में दलितों और पिछड़ों ने जो सियासी संदेश दिया उसने हलचल तो पैदा की ही। इस माहौल ने आरएसएस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसी स्थिति में संघ को लगता है कि भाजपा की वैचारिक और नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाले जाने की जरूरत है। जिस तरह से संगठन को अभी चलाया जा रहा है उसमें बदलाव की जरूरत है। और अगर खबरों में दम हुआ, जो खबरें आ रही हैं कि आरएसएस एक्टिव हो चुका है, दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतना ही नहीं, यूपी में इकाइयों में कौन कौन कहां कैसे फिट बैठेगा उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। यानी कि मंदिर, मठ की और आरती की, अनुष्ठान की सियासत करने वाली बीजेपी और आरएसएस अब पिछड़ों और दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रही है। यानी कि सीधे तौर पर संकेत साफ है कि पीडीए जैसे समीकरणों को कुंद करने की आरएसएस ने एक नई कोशिश कवायद शुरू की है। मगर क्या मोदी, योगी और अमित शाह इस मॉडल में कहीं फिट बैठते हैं, या फिर सबसे पहले नंबर योगी आदित्यनाथ का होगा? 11 साल की उस सरकार के सामने भी सवाल अभी बाकी हैं, जहां पर करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, किसानों की हालत सुधरी नहीं है, महंगाई बेलगाम है, और आरक्षण को लेकर जिस तरीके से ठिकाने लगाने की बात आ रही है, उन सवालों को गुम करने के लिए सबसे आसान तरीका संघ के सामने जातीय जनगणना था, इकलौती काट। लेकिन क्या ये काट वाकई कामयाब हो पाएगी, देखना बाकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना चैनल है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।